सबसे पहले तो आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ये जन सुराज के बारे में सुना है, कुछ समझा है, कुछ नहीं समझते हैं। आप इसको पदयात्रा के तौर पर देखते हैं, आपके मन में ये सवाल है कि इसमें आगे क्या होगा, आपकी भूमिका क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं। कुछ यहाँ स्थानीय लोग भी मैं देख रहा हूँ पीछे बैठे हुए हैं, किसी के बैठने पर रोक नहीं है, लेकिन ये जो मीटिंग है, ये जो चर्चा है, ये उन लोगों के लिए है जो इस सोच से को देखकर, समझकर, मूल्यांकन करके इसके साथ आगे चलने के लिए एक संगठनात्मक स्वरूप में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा। मेरा नाम जो है वो है प्रशांत किशोर। मेरा नाम प्रशांत कुमार नहीं है, मेरा नाम है प्रशांत किशोर। और हम आते हैं बिहार के रोहतास जिला के सासाराम शहर के बगल में एक गांव है कोनार, वहां के। हम बक्सर के रहने वाले नहीं हैं। पेपर मीडिया में जो आप पढ़ते हैं, बक्सर में बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, वहां उनका अस्पताल था, इसलिए लोगों को लगता है कि हम बक्सर के हैं, लेकिन हम रहने वाले रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। हम कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, आईएएस नहीं है, एमबीए का पढ़ाई, मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं किए। हमने पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है, जिसकी पढ़ाई यहाँ नहीं होती है भारत में। और हम इस 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए, जिसको लोग यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। आपने गांव देहात में रुआ देख ले हो कब, पोलियो के टीका बांटने वाला जो सब चलता है, इसी का जो हेडक्वार्टर है। और भी कई तरह के वो लोग काम करते हैं, उसी व्यवस्था में हम काम करते रहे। पहले भारत में काम किए हैं, फिर बाहर विदेश में रहे हैं 7 साल। उस काम को करने के बाद जो काम हम करते थे, आप लोग जिसको जानते हैं कि अरे भाई काल तक तो अलग अलग दल के काम करत रहन, चुनाव जितावे वाला काम करत रहन। बोलचाल के भाषा में लोग यही कहता है कि अलग अलग दल के साथ चुनाव का काम करते थे। कोई उसको चुनावी रणनीतिकार कहता है, चुनाव प्रबंधक कहता है। उस काम को ऐसा नहीं है, कई लोग पूछता है कि अरे काल तक अलग अलग दल के साथ काम करत रहन, आज बिहार में आके घूमता हूं, ऐसी बात नहीं है। उस काम को हमने 2011 से लेकर 2021 तक किया है, 10 बरस। 2 मई 2021 को मैंने सार्वजनिक तौर पर बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट जब आया, परिणाम आया, दोनों राज्य में जीत गए, तो 2 मई 2021 को हमने घोषणा की है कि अब उस काम को आगे नहीं करेंगे। मतलब उस काम को करना छोड़ दिया मैंने 2 मई 2021 को। उसके बाद साल भर घर पर बैठे रहे, कोई काम नहीं करते थे, ये सोचने समझने तय करने के लिए कि हमको जीवन में आगे क्या करना है। मेरा अपना तरीका है काम करने का। हम कोई भी काम करने से पहले, मेरा अपना स्वभाव है उसको जांचना, परखना, देखना, उसके बाद ही उसमें हाथ डालना। तो साल भर तक घर पर बैठ के देखे, समझे, सोचे। उसके बाद 2 मई 2022 को, 1 साल के बाद बिहार आए और घोषणा की कि बिहार में एक नया अभियान शुरू करेंगे, जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन और क्रांति भी नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। इसको एक लाइन में याद रखिए। आदमी पूछता है जन सुराज का है, तो जन सुराज समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बने, ये इसके लिए ये प्रयास है। 2 मई 2022 को हमने इसकी घोषणा की। 5 मई 2022 को संवाददाताओं के सामने बैठकर ये बताया कि 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से बिहार में हर गांव, शहर, कस्बा, पंचायत, प्रखंड पहुंचे खातिर पदयात्रा शुरू करेंगे। और वही काम अभी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से
गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से पैदल चल रहे हैं। पदयात्रा का जो पूरा उद्देश्य है वो 3 उद्देश्य है, उसको आप ध्यान रखिए। पहला उद्देश्य ये है कि समाज को, लोगों को इस बात के लिए जागृत किया जाए, समझाया जाए कि भाई अगर आपको अपनी समस्या निपटानी है, अगर आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है, अगर आपको गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से निकलना है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अगर अपने बच्चों के लिए बेहतर करना है, तो आपको स्वयं से ही खड़ा होकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं खड़ा होइएगा तो कोई भी दल, कोई नेता, कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। अभी हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 50 साल का आपका खुद का भी अनुभव है। आपने, हमने अलग अलग दलों को, अलग अलग नेताओं को, सबके हमने के देख लेनी जा। रउआ बहुत बरस तक कांग्रेस के वोट देनी, फिर ओकरा बाद रउआ 15 बरिस लालू जी के देखनी, 17 बरिस से नीतीश कुमार के देखतानी जा, 7, 8, 9 बरिस से मोदी जी भी ऊपर बैठल बाड़न, लेकिन आपकी स्थिति नहीं सुधर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसको सुधार सकता था तो पहले ही सुधर जाता। तो इसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं समाज को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह गांधी जी ने आजादी कैसे दिलवाई, गांधी जी आगे आगे चले और पीछे से पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ। जो पढ़ा लिखा था वो भी, जो अनपढ़ था वो भी, जो गरीब था वो भी, जो अमीर था वो भी, जो हिंदू था, जो मुसलमान था, अगड़ा था, पिछड़ा था, सब लोग लगा, तब आजादी मिला। तो पहला उद्देश्य है कि पहले गांव देहात समाज में जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, नेता को दोष देने से ये सुधरने वाला नहीं है। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको अपने अगल बगल के लोगों को सुधारना पड़ेगा, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। दूसरा उद्देश्य ये है कि हर गांव पंचायत में जाके बिहार के विकास के लिए, हर पंचायत का विकास हो, हर गांव का विकास हो, इसकी योजना को 10 साल बढ़िया योजना बनाया जाए। ये जब हम लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल चलता नहीं जा, तो हर गांव में पंचायत में आदमी बतावता, कोई बतावता भैया हमार नाली नहीं खे, कोई बतावता गली नहीं खे, कोई बतावता कि इंदिरा आवास नहीं खे मिलत, कोई बतावता कि हमार सड़क टूटल बा। तो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम जहां जा रहे हैं वो भी, और हमारे साथ 500-600 आदमी जो काम कर रहा है, देश विदेश से लोगों को इकट्ठा किया है, जो यहाँ जितना जानकारी आपसे मिल रहा है, जो आंख से जाके देखो तनी, ये सब इकट्ठा करके हर पंचायत का 10 साल का योजना बना रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म हो जाई तो हर पंचायत की योजना जारी करी जाई। इस योजना में आप देखिएगा कि आपके पंचायत के लिए, जन सुराज में आपके पंचायत के विकास के लिए क्या कहा गया है। उनमें खाली यह ना लिखल जाई कि वो गांव में गइल रही और नाली टूटल बा, नाली बना दिहल जाई। जो विकास की योजना है उसमें 3 मुख्य बात बताई जाएगी। जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान विकास नहीं है। उसमें यह भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। उस योजना में यह भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में जो खेती किसानी करने वाला आदमी है उसकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा, किसानों की आमदनी को आपके पंचायत में कैसे बढ़ाया जाएगा। और तीसरी बात, जो बिहार के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण है कि हर पंचायत में 500 से 1000 आदमी के रोजगार देवे के व्यवस्था कैसे कइल जाई, एकर योजना बनाकर भी रवा के जारी करो। जब पदयात्रा खत्म होगा तो आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो इससे जुड़िए, नहीं ठीक लगेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो पदयात्रा का उद्देश्य है। और इसमें जो लोग आप जुड़ना चाहते हैं, तो आदमी पूछा था भैया मैं जुड़े चाहता नहीं, तो मैं कार्यकर्ता बनने के कोनो उपाय नहीं खे। आप इससे जुड़कर इसमें कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं। जब दले नहीं है तो उसमें कार्यकर्ता बनिएगा कैसे। जब दुकान खुली तब ना मैं काम करो, लेकिन अगर दुकान खोले के बाद तब तो मैं हिस्सेदारे बने पड़ी। तो ये हर प्रखंड से, इसमें एक खिड़की खुला है। प्रखंड के स्तर पर ऐसे लोग
जो ये व्यवस्था बनाने में संस्थापक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए खिड़की खुला है। और हम जब पदयात्रा शुरू कैले रही तो हमने तय किया था कि हर पंचायत से 10-20 आदमी हर प्रखंड से लिहल जाए, लेकिन पदयात्रा में जो लोग जुड़े हैं तो संख्या को बढ़ाकर हम लोगों ने 100 कर दिया। फिर पश्चिम चंपारण से हम निकले तो संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। अब वो संख्या बढ़ाकर पूर्वी चंपारण के बाद 2000 रखा गया है, क्योंकि सब जितने लोग जुड़ रहे हैं तो 2000 से ज्यादा लोग को नहीं लिया जाएगा। एक प्रखंड में जहां के आबादी 2 लाख 2.5 लाख बा, तो सोच ही बा कि 100 में एक आदमी जो बढ़िया है उसको निकाला जाए। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। मोटा तौर पर एक प्रखंड से 2000 तक लोगों को संस्थापक सदस्य बनाया जा सकता है। मतलब उस प्रखंड में जन सुराज की सोच का, अगर कल दल बनता है तो दल का मालिक मुखिया वही 2000 लोग होंगे। वही लोग इसको आगे चलाएंगे, वही लोग इसमें टिकट बांटेंगे, वही लोग इसमें पदाधिकारी बनाएंगे, वही लोग इसका प्राथमिकता तय करेंगे, वही लोग इसका नेता चुनेंगे। और ये 2000 लोगों का चुनाव कैसे हो रहा है उसकी प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। जैसे आप में से यहाँ कोई 150 लोग बैठे हुए हैं, जरा के हमार कोई साथी जाके मिलल हुई, जिसके बारे में समाज ने ये बताया कि भाई ये अच्छे आदमी हैं, इनसे जाकर मिलिए, सुनिए, समझिए। आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे आदमी हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये प्रक्रिया की शुरुआत है। लेकिन मान लीजिए, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 100 आदमी हथुआ प्रखंड से मिल गईलन, जो चाहता कि ना हम संस्थापक सदस्य बनो, तो आपके पास अवसर है कि आज जब हम हथुआ प्रखंड में आए हैं तो आप हमसे मिल लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अभी तक तो आप पेपर में देखे होंगे, रेडियो में देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, या हमारा कोई साथी आपसे मिला होगा। अब हमसे मिलने के बाद, सुनने के बाद पूरा बढ़िया से विचार कर लीजिए, और ठीक लगे कि ना भैया इसमें हमको बनना है संस्थापक, तो आप उसमें प्रयास कर सकते हैं। आपका नाम नंबर यहाँ नोट है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पर्ची नहीं के फाड़े के, कोनो पट्टा हाथ में नहीं के लेके घूमे के, झंडा लेके नहीं के घूमे के। अगर आप ये तय करते हैं कि आपको संस्थापक सदस्य बनना है, तो आपको इस अभियान की मदद इतनी करनी है कि आपकी नजर में समाज में जो 10 अच्छा आदमी है उसका नाम बताइए, उसका फोन नंबर लिखवाइए, और ये उसको समझाइए जाकर कि जन सुराज में उनको क्यों जुड़ना चाहिए। हम जब रोज गांवे गांव जाता नहीं तो हम का कहता नहीं कि हमारा वोट ना चाहिए और पैसा चंदा चाय मिठाई ना चाहिए, हमको आपसे इतनी ही मदद चाहिए कि आप बताइए कि आपके गांव में, आपके पंचायत में कौन अच्छा आदमी है जिसको हमको साथ लेकर चलना है। तो जिसको भी संस्थापक सदस्य बनना है, हम अपन जीवन के पूरा समय लगावत ये में, तो आपको कम से कम 10 गो आदमी तो आप ढूंढिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए नहीं, 10 आदमी ढूंढिए जो आप समझते हैं कि आपसे बेहतर आदमी है आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, कि ना भैया ये शिक्षक है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मुखिया है, बहुत अच्छा आदमी है, ये किसान है, इनको जरूर जोड़ा जाना चाहिए, ये व्यापारी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, ये छात्र है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। आपको वो 10 नाम बताने हैं, और नाम बताने हमारे पास आपको नहीं आना है। आज जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपके पास स्वयं से हमारे ऑफिस से फोन आएगा। आप अपनी तैयारी रखिए। आपके पास 3 गो मिलेगा तो 3 का बता दीजिएगा, 4 का मिलेगा तो 4। एक आदमी 10 से ज्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप 10 आदमी को जरूर इस अभियान में जोड़िए। इसीलिए आप तभी आपको संस्थापक सदस्य के तौर पर मान्य किया जाएगा। और जैसे हमने के जाइब आज जे मतदाता सूची में जे मिल गल, जे नौकर मिल गल, भाई मिल गल, चचा बेटा गेलन, भतीजा बेटा गेलन, उनका नाम लिख के भेज दे। अगर नाम लिख के भेजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फाइल खुला हुआ है तो पहले ही से वो रंग जाएगा हमारे पास। ये आदमी पहले दिन घुसा और गलत आदमी का नाम इसमें बता रहा था, या अपने गलत लोगों का नाम भेजा। जैसे मान ली कि रोवा से कोई कहता कि एगो भैया ड्राइवर भेजो, आप ड्राइवर नहीं भेजते हैं तो कहता है भाई ड्राइवर काहे नहीं कब भेजो, गए भाई कैसे भेजी, काल होके कुछ गलत कर दी तो हमार गर्दन धो लेबो। तो यही व्यवस्था है। अगर आप गलत आदमी का नाम दीजिएगा तो आपकी गर्दन पर ही बात आएगी।
तो वो आगे जब आप इस व्यवस्था में कुछ पदाधिकारी बनना चाहिएगा, टिकट लेना चाहिएगा, तो वो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि पहले दिन ही आपके नाम पर नेगेटिव हो जाएगा कि आपने व्यवस्था में आने के बाद इसमें गलत लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से 10 ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए और तब उनका नाम दीजिए। अगर 4 ढूंढ पाते हैं तो 4 का दीजिए, फिर 6 को बाद में दीजिएगा, लेकिन गलत नाम मत दीजिए और खाली नाम नंबर मत दीजिए। बात जब करेगा उनसे हमारा लड़का, कोई भी साथी मेरा फोन करेगा तो पूछेगा कि आपको जदुनंदन बाबू आपका नाम दिए हैं, उसको कह देगा कि हमसे तो बतियाबे नहीं किए हैं, तो भी आपका नेगेटिव होगा। तो आप बातचीत करके 10 आदमी तक का नाम आप दे सकते हैं। जब ये आप नाम दे दीजिएगा तो मान ली कि कुल मिला के 1000 नाम हो गई, 600 नाम हो गई, 700 नाम हो गई। वो सारा नाम हर एक आदमी जो आप इसमें संस्थापक सदस्य बनने के लिए जुड़ रहा है उसके पास भेजा जाएगा। आपके पास ये अवसर होगा कि आप हर नाम पर जिस पर भी चाहें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भैया 323 नंबर पर जो आदमी के नाम, भाई आदमी तो बहुत बड़ा फर्जी आदमी है, इसको इसमें नहीं होना चाहिए। आपके आपत्ति दर्ज कराने से किसी का नाम काटा नहीं जाएगा। ना तो कोई के नाम पर आपत्ति कुछ लिख के भेज देगा, लेकिन मान लीजिए कि 600 आदमी का लिस्ट है और एक नाम पर 40 आदमी आपत्ति दर्ज करा दिया, तो इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है। 40 आदमी का है, उसके नाम पर आपत्ति दर्ज कराएगा। ये एक तरीका है आपकी भूमिका, आपकी समझ का इस्तेमाल करने का। इसके अलावा जितने भी नाम उसमें होंगे जिसमें आपका भी नाम शामिल है, हर नाम का सर्वे कराया जाएगा। तो आपकी सहमति उसके लिए भी चाहिए कि अगर आप संस्थापक सदस्य बन रहे हैं तो आपके नाम का सर्वे आपके नाम पर नीचे जाकर पता किया जाएगा। कल होके मत कहिएगा कि भैया हम तो इतना अच्छा आदमी है, हमारे बारे में प्रशांत किशोर काहे पता करा रहे हैं। पता इसलिए करा रहे हैं कि सबका पता कराना ही है। कुछ लोगों को आप में से लग सकता है कि अरे ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया बता रहे हैं, तो हमको लंबा चौड़ा प्रक्रिया ही पसंद है। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको साल भर लगे 2 साल लगे, क्योंकि जब इस पूरी व्यवस्था, इस पूरी सोच के जिसको मालिक बना रहे हैं वो तो जांच परख के ही बनाएंगे। क्योंकि एक बार जो संस्थापक सदस्य बन गया उसी के पास मत का अधिकार है। वही लोग कल चुनाव करेंगे, ये तय करेंगे कि इसको दल बनाया जाना है कि नहीं बनाया जाना है। वही लोग तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा। वही लोग तय करेगा कि आपको पदाधिकारी दल में कौन चुना जाएगा, प्रखंड के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। इस पूरे अभियान में जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर कोई नेता नहीं है। आपको स्वयं से ही एक कमेटी बनानी है। एक साथ मान ली 500 आदमी तैयार हो गए तो हथुआ में 500 जो संस्थापक सदस्य होगा वही इसका मालिक मुखिया है। वही लोग वोट करके निकालेगा कि प्रखंड का अध्यक्ष कौन होगा। वही लोग निकालेगा कि यहाँ से विधायक का प्रत्याशी आप किसको बता रहे हैं। जिसको भी हम रोज कहते हैं मीटिंग में कि जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे जनसुराज की ताकत है। मतलब आप 2 लाख में से, प्रखंड में से 2000 आदमी आप लोग बैठे और 2000, एक विधानसभा में 2 गो प्रखंड है, तो दोनों प्रखंड में जो 3000 4000 लोगों ने बहुमत के आधार पर जिसको चुना उसी को टिकट मिलेगा। हम जानता नहीं कि जितना आदमी जब बैठल बा, ज्यादातर आदमी कहेगा कि अरे अभी कहत न बाड़न, देखिए हम कौन ले, हम इनका से मिल के कह ले। तो आपको बता दे रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह भी कर रहे हैं और गंभीरता से भी बता रहे हैं, इस पूरे प्रयास में आप कोई भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी ताकत लगा लीजिए, इसको भेद नहीं पाइएगा। हम अपने जीवन का सब कुछ छोड़ के आपको विधायक बनाने के लिए नहीं आए हैं। किसी एक व्यक्ति को विधायक बनाने नहीं आए, किसी को मुखिया बनाने नहीं आए, ये व्यवस्था खड़ा करने आए हैं। अगर आपको अपने प्रखंड में, आपके जिला में आपको चुनकर लोग लाते हैं तो आप हमको जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अपने आप आपके पीछे हम खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे ताकत लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, अभियान का पैसा लगाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप चुनकर नहीं आए समाज के द्वारा तो कितना भी आप ताकत लगा लीजिए, आप हमारे कितना भी करीबी हो, हमसे कितनों बार मिल लीजिएगा, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है।
हम 100 बार कहब तब वो लोग मानी ना, कहें से कि आपको आदत पड़ गया है कि नेता ही डिसाइड करता है कि किसको टिकट मिलेगा। आई टिकट खाली विधायक के बात नहीं थे, जन सुराज से हम वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे, मुखिया सरपंच भी लड़ाएंगे, प्रमुख भी लड़ाएंगे, जिला पार्षद भी लड़ाएंगे, एमपी और एमएलए भी लड़ाएंगे। तो जो प्रखंड के स्तर पर संस्थापक सदस्य है उसी के पास ये अधिकार है कि किसको मुखिया लड़ाया जाए, किसको सरपंच लड़ाया जाए, किसको जिला पार्षद लड़ाया जाए। इसीलिए प्रखंड में जो संस्थापक सदस्य बनाए जा रहे हैं, इसको बनाने में मैं महीनों लगाता हूं। अभी इसको शुरू किए हैं, जब पदयात्रा खत्म होगी उसके 3 महीने के बाद पहला सूची 500 आदमी का जारी करेंगे और उसी को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। कोई हमको घबराहट नहीं है। बहुत आदमी को हम जान रहे हैं जो इसमें जुड़ रहा है, वो इसलिए जुड़ रहा है कि उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर हमारा सर पर हाथ रख देंगे तो कल हम विधायक बन जाए, परसों मंत्री बन जाए। तो आपको हम बता रहे हैं कि उस काम को हमने छोड़ दिया है। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। आपको अभी से भी समय है, आराम से जिस दल में है वहीं पर रहिए, वहीं पर चले जाइए। इसमें आइएगा तो 3 बरस से पहले कोई चुनाव इसमें है नहीं, 2 बरस से पहले। तो कल आके कहिएगा भैया हम नगर निगम के चुनाव लड़ता नहीं, हमारा को टिप्स दे दी। तो हमारे पास कोई टिप्स है नहीं, अगर है भी तो आपको नहीं देंगे। हमको कल हो कि हमको परेशान मत कीजिएगा और आपको परेशानी होगी तो हमको दोष मत दीजिएगा। हम आपको पहले कह दे रहे हैं, हमको कोई भीड़ का हमको जरूरत नहीं है। आपको आना है तो इसी व्यवस्था में आना पड़ेगा, नहीं आना है तो पहले से इतना दल है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप जनसुराज से जुड़िएगा। इतना बड़ा बड़ा दल है, वो लोग आपको जल्दी नेता बना देगा। वहीं पर तुरंत जुड़िए, अब उसी में जाकर चुनाव लड़िए। लेकिन इसमें आइएगा तो इसी व्यवस्था से चलना पड़ेगा। जिसको भी समाज मानेगा उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ रहता नहीं है, हमको आप पैसा दे नहीं सकते हैं, तो कोई भी उपाय कीजिएगा तो बात बनेगी नहीं। कुछ आदमी के अगर ये बुझात होके कि जो लड़का हमारा संगे काम करत अड़सन ओकनी के कुछ प्रभाव हुई, तो आप में से आपको पहले दिखा होगा कि पिछले 3 महीना से जो लोग भी हमारे लोगों के संपर्क में है, रोज एगो नया नंबर से कोई फोन करता है। आप पहले ही से परेशान होंगे कि कितना आदमी इनके टीम से फोन कर रहा है। जो आदमी यहाँ काम करता है वो हर 3 महीना पर हम बदलते हैं। जो सर्वे करता है वो यहाँ कभी आता ही नहीं, वो तो हैदराबाद में लोग बैठते हैं। जो हमारी अपनी टीम है इंटेलिजेंस की, वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की, वो कलकत्ता में बैठता है। तो आपसे उसको भेंट नहीं होगा और उसमें अपना दिमाग लगाइए भी मत, वो आप भेद नहीं पाइएगा। 10 बरस से वही हम काम करते हैं। आप ईमानदारी से अगर इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जो काम आपको बताया जाता है उसको कीजिए। अगर समाज ने आपको चुना, समाज में आपकी ताकत है, प्रतिष्ठा है, लोग सही मानते हैं, तो रउआ कोनो बात की चिंता करे की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गांव में संगठन बा कि ना, कि बूथ बा कि ना, कि पैसा बा कि ना, वो सब चिंता हम लोग करेंगे। आपको चिंता ये करनी है कि आपकी व्यक्तिगत छवि गलत नहीं होनी चाहिए समाज में, और सारे जो लोग हैं जो इसके संस्थापक सदस्य हैं उसमें आपकी सर्वमान्य भूमिका होनी चाहिए। अब एक सवाल लोग आदमी पूछता है कि जब भैया 2000 जब बन जाए ओकरा बाद जो जुड़ी ओकरा के का हुई, तो आपको बता दे रहे हैं कि 2000 के बाद, आज से 6 महीना के बाद, साल भर के बाद अगर कोई संस्थापक सदस्य बनने के लिए जुड़ता है तो जुड़ सकता है, लेकिन उसको मत का अधिकार नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि पहले के पूरे भारत में सामाजिक राजनीतिक अभियानों में देखा गया है कि जो लोग चालाक लोग होते हैं वो बाहर बैठ के देखते रहते हैं। वो देखता है कि कुछ शुरू हुआ है, पहले देखी कि में क्या होता, अगर बढ़िया हो गई तो इन्हें कूद जाई, और ना बढ़िया हुई तो जहां बानी हो जा रहो। तो बहुत सारे दल के लोग हमसे मिलते हैं, वो गमछा रखने वाली बात है कि भैया एकदम रुआ संग ही बानी, तो हम भी उसको कहते हैं कि भैया उजे रहो, कोनो दिक्कत नहीं, कि हमारी चिंता बार, हमारा ध्यान बार हुआ पर वह ले ले हम बाद में, उससे कोई फायदा नहीं है। वो आदमी समझता ये है कि अभी अभियान करता चले, तो अभी तो 10-20 आदमी से घूमता पैदल पैदल, अभी क्या हुई देखल जाई। लेकिन उसको डर भी है कि प्रशांत किशोर का नाम है, कहीं ऐसा नहीं कि कुछ बवाल खड़ा कर दे, उसका नीचे से सब जमीन खिसक जाए, तो इधर भी आके गमछा डाल दें और उधर भी रहें। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि जो संस्थापक सदस्य बाद में आएगा
उसको मत का अधिकार नहीं है, तो वो तभी उसको जगह मिल सकती है जब आप सब लोग मिलकर उसी को चुन दीजिएगा, तो अलग बात है। लेकिन वो स्वयं से इसका हिस्सा होकर मत देकर इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। दो चार को और सवाल है जो लोग पूछते हैं, उसका हम जवाब दे देते हैं। एक सवाल जो लोग पूछता है कि भैया इतना बड़ा आप अभियान चला रहे हैं, तो ये इसके लिए पैसा कहां से आता है? आपको ये पूछना भी चाहिए कि इतना बड़ा ये सब करने के लिए पैसा कहां से आता है। इसका पैसा उन जगहों से आता है, उन राज्यों के लोगों से आता है जिन राज्यों में उन लोगों की सरकार है, जिनके सरकार के बनाए जाने में हमने पिछले 10 साल में कंधा लगाया है। वहां पर जो लोगों की सरकार है या जो लोग उन सरकारों की मदद करते हैं, उनसे मदद ले रहे हैं कि भाई बिहार में एक नया प्रयास कर रहे हैं जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी अगर समाज चुनकर लाता है तो उसको आगे चुनाव लड़ाया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए मदद उनसे ले रहे हैं। बिहार में किसी पैसे वाले से मदद लेंगे तो वो अपने हिसाब से इसको चलाएगा, कहेगा भैया हमको टिकट दीजिए या हमारे आदमी को इसमें एडजस्ट कीजिए। इसीलिए किसी से यहाँ बिहार में पैसा तो छोड़ दीजिए, एक कप चाय भी हम लोग नहीं पीते हैं। आप यहाँ आए हैं तो हम ही आपको चाय पिलाएंगे, आपका चाय भी नहीं पीते हैं। दूसरी बात, जब ये अभियान आगे चलेगा, अगर इसको दल में बनाया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। जैसे 2011 से पहले रुआ ना जानत रहे कि फेसबुक और व्हाट्सएप भी कोनो चिड़िया का नाम है, उसको हमने शुरू किया देश में। वैसे ही हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें मोबाइल के जरिए आप 100 रुपया 200 रुपया बैंक के माध्यम से जन सुराज को दे पाइएगा, अगर आपकी इच्छा है तो। लक्ष्य ये है कि बिहार में 2 करोड़ आदमी से अगर 100 रुपया भी ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया हो गया। जरूरतें नहीं है किसी से पैसा लेने का, चोरी बदमाशी करने का। इसीलिए पैसे के नाम पर आपको समाज में कोई सवाल करता है या आपके मन में सवाल आता है तो आपको एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं है। इसमें पाई पाई बैंक से पैसा आता है, बैंक से ही हम खर्चा करते हैं। जिन लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं राजनीतिक लड़ाई, इतने लोग सब सत्ता में बैठा हुआ, हमको एको दिन चलने देगा अगर हम गलती करेंगे तो ये आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक और सवाल लोग करते हैं कि भैया रहुए ना पहले ही लोग के मदद कैले रही नीतीश कुमार के, तो अब इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये जायज सवाल है कि भाई 14-15 में जब हमने नीतीश कुमार की मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार में और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की थी जिसने 2005 से 2012-13 में बिहार को सुधारने का एक प्रयास किया था। कम से कम सामान्य जनता को हम लोगों को दिखा था कि भाई बिहार में कुछ सुधार हो रहा है, इसलिए उनकी मदद की थी। नीतीश कुमार 2014 नवंबर में हमसे मिले दिल्ली में। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा देश में अभियान हुआ है, इसको बिहार का एक लड़का है प्रशांत किशोर, यही चलाता है। तो हमसे मिलने आए थे, तो हमने उनको उस समय कहा कि भाई बिहार की राजनीति में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अच्छे मुख्यमंत्री थे, आप मांझी जी को बना दिए हैं, आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, चुनाव लड़ने के लिए जो मदद होगी हम लोग कंधा आपके साथ लगाएंगे। तो हमने उस नीतीश कुमार की मदद की थी जो प्रशासक के तौर पर, जिसने ईमानदारी से 7 साल 8 साल काम करने का प्रयास किया था। दूसरी बात, राजनेता के तौर पर 14-15 में नीतीश कुमार लोकसभा में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी। नीतीश कुमार चुनाव ना हारल रहन, उनके पार्टी को लोकसभा में 2 MP आया था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नीतीश कुमार हैं। 2020 में आपने, बिहार की जनता ने उनको हरा दिया है। 243 के विधानसभा में उनको 42 गो विधायक है। फिर भी नीतीश कुमार, इस्तीफा देने का तो बात छोड़ दीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, कभी ललटेन पकड़ के, कभी फूल पर बैठ के, कैसहू न कैसहू मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो राजनेता के नाम पर भी बहुत फर्क है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से उनका विरोध कर रहे हैं, वो है मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार वो आदमी है जो रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी,
जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने इस्तीफा को अस्वीकार किया। ये कहा कि भाई आपने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, हम अस्वीकार करते, आप काम कीजिए। तो नीतीश कुमार ने तब बयान दिया था कि भाई जब 290 आदमी मर गया तो हम कैसे इस कुर्सी पर बैठेंगे। हमने उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज वही नीतीश कुमार हैं। आपने देखा कोरोना के दौरान हजारों लोग की जान चली गई, हजारों लड़के बिहार के पैदल पूरा भारत भर में धक्का खाया। हमने दिल्ली में उस समय रहते हुए उनको फोन किया, कह रहे भाई कम से कम 10-20 अफसर को भेज दीजिए दिल्ली में, कैसे कि दिल्ली से सब बिहार के लड़कों को मार के भगा दिया था। वहां बॉर्डर पे लोग हजारों की संख्या में फंसे हुए थे, यूपी में घुसने नहीं दे रहा था। हमने 2 बार 3 बार कहा कि भाई कम से कम 20-25 अफसर को डिप्यूट कर दीजिए, 100 को बस भेजवा दीजिए, अपने आप लोग चला जाएगा। नीतीश कुमार उस कोरोना के दौरान कुछ नहीं किया, इन्होंने लड़कों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप बताइए कि जो आदमी 14-15 में 290 आदमी के मरने पर इस्तीफा दे दिया, आज हजारों बिहारी के मरने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। और अंत में समझ लीजिए कि लोकतंत्र में आपको यह सिखाया जाता है, लोकतंत्र में आपको ये बात बताई जाती है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है उसको आप पूरा विश्वास उस पर कीजिए, उस पर मदद कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन ये विश्वास, ये मदद, ये वोट 5 साल के लिए है। 5 साल अगर विश्वास पर खरा उतरा, आपका काम हुआ तो आप उसके साथ खड़े होइए। और अगर आपके विश्वास पर वो आदमी खरा नहीं उतरा तो वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको बताता है कि जितने मजबूती से आपने उसकी मदद की है उतने ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तब तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ये तो राजतंत्र हो गया कि एक बार किसी का मदद कर दिए या एक बार आप रुआ कोई के वोट दे देनी तो काम करस, चाहे ना जीवन भर उनका के वोट देते रहल जाई, तब तो उसी का राजतंत्र हो जाएगा। इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अब ये जो पूरी बात आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया है, सोचिए, समझिए, इसमें जुड़िए। बिहार को तभी सुधारा जा सकता है जब हर आदमी अपने स्तर पर खड़ा हो, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। खाली प्रशांत किशोर के पैदल चले से और हमारे साथ आप सेल्फी लेने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। आपको अपने स्तर से भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके साथ साथ आप इसके साथ आप एक और व्यवस्था अपने नीचे देख रहे होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। हर पंचायत में बच्चों के खेल कूद और पढ़ाई के लिए और जो गरीब आदमी है उसकी मदद के लिए जन सुराज के बैनर के तहत क्लब खोले जा रहे हैं। आप में से 2-3 कुछ लोगों ने जरूर देखा समझा होगा। हर क्लब में 100-100 लड़के एक साथ जुड़ रहे हैं और ये लड़के मिलकर वहां पर खेलकूद की प्रतियोगिता कराएंगे। गरीब बच्चों को हर पंचायत में पढ़ने की जन सुराज से की ओर से व्यवस्था की जाएगी। और जो गरीब आदमी है, लाभार्थी है, उसको परेशान कर रही है सरकार या जनप्रतिनिधि, कोई के पेंशन नहीं खे मिलत, कोई के इंदिरा आवास नहीं खे मिलत, तो उसके लिए आवाज उठाई जाए, उसको मदद की जाए। इसके लिए बिहार के हर पंचायत में हम व्यवस्था बना रहे हैं। आप में सभी कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैं पहले मीटिंग कर रहा था, वही वो लड़के हैं जो पंचायतों में ये व्यवस्था को खोल रहे हैं। पश्चिमी पूर्वी चंपारण में इस व्यवस्था को खोला गया है, गोपालगंज में अभी इसको शुरू किए हैं 10 दिन पहले। तो दोनों जिलों में मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लड़के, 1 लाख से ज्यादा लड़कों को मैंने संगठित किया है पंचायत के स्तर पे। तो अगर आपके यहाँ जैसे 200 से ज्यादा अगर यहाँ पंचायत है तो करीब करीब 1000 क्लब अगले 2-3 महीने में खुल जाएंगे और आपको ये क्लब हर गांव में, हर पंचायत में दिखेंगे। ये लड़के आपके सहभागी हैं, जन सुराज के हिस्सा हैं। तो इसको ये आप कई जगह पे वो लड़के आपको बताएंगे कि हम पंचायत के अध्यक्ष हैं। वो पंचायत का अध्यक्ष नहीं है, पंचायत के क्लबों का अध्यक्ष है, क्योंकि वो चुनाव के जरिए होता है। वो लड़के साथ में बैठ के चुनाव करते हैं और जो चुन कर आता है वही क्लब को चलाता है। ये व्यवस्था पहले बिहार में नहीं थी, ये व्यवस्था मैं नई बनवा रहा हूं, जहां की हर पंचायत में जो नए लड़के हैं जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं, उनको ये व्यवस्था बनाई जाए। उनके माध्यम से, उनके जरिए गांव में, पंचायत में समाज की मदद की जाए, समाज के गरीब बच्चों को खेलकूद और पढ़ाई की सुविधा दी जाए
और भी जो तरह अलग अलग तरह के काम है, मान ली कि तय हुई काल की जितना बूढ़ा आदमी है मोतियाबिंद का उसको ऑपरेशन कराना है तो क्लब के माध्यम से वो किया जाएगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं, धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा अगले 1-1.5-2 महीने में। और बाकी आगे की जो आपके जो सवाल जवाब हैं, अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये लंबा रास्ता है, इसमें कोई जल्दी कीजिएगा तो होगा नहीं। ये जमीन पर लगी हुई काई है, इस पर दौड़ने का कोशिश कीजिएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। काउर छोड़ावे खातिर बैठ के ईंटा से धीरे धीरे ही रगड़े पड़ी। ये भीड़ जुटाने का अभियान नहीं है। हम गांवे गांव जाके 50-50 आदमी के बैठ के भाषण देता नहीं तो बहुत आदमी के बुझाता कि भैया बड़का मीटिंग काहे नहीं करत। हमको समझ है कि बड़ा मीटिंग कैसे किया जाता है। पैसा खर्चा कीजिएगा 5,000 का मीटिंग हो जाएगा, उससे ज्यादा पैसा खर्चा कीजिएगा 50,000 का मीटिंग हो जाएगा। लेकिन ये पूरा अभियान भीड़ जुटाने का नहीं है। हम 100-50 लोगों के साथ ही पैदल चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि घर घर जाएं, हर गांव में लोगों को समझाएं, लोगों से परिचय हो, लोगों को पहचानें, उसके बाद ही आगे करेंगे। गांधी मैदान में 5 लाख आदमी के बैठा के भाषण देवे से ना सुधर सके। यही पूरा प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो इसमें जुड़िए, आपका स्वागत है। नहीं अच्छा लगे तो इसका मूल्यांकन कीजिए, देखिए। हमारे कहने पर मत जाइए, हमारे कथनी पर नहीं जाइए, हमारे करनी को देखिए। जन सुराज में जो हो रहा है उसको देखिए, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से इसका मूल्यांकन कीजिए। अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए, और नहीं अच्छा लगे तो जहां पर आप हैं वहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसको जो सवाल करना है वो सवाल कर सकता है, हाथ उठाइएगा तो माइक आप तक पहुंचाया जाए। सर, उत्तर प्रदेश विकास राज है। रामविलास यादव, सेमराव, दक्षिण टोला। उत्तर प्रदेश इतने विकास राज है सर, तो अब वहाँ पर दारू नहीं बिक्री होता है। वही दारू लियाकर यहाँ पर 50 रुपया का दारू यहाँ पर 200 रुपया पर किनना पड़ता है पर महीना। बिहार सरकार के 40 जिले में कम से कम 40 करोड़ रुपया का नुकसान है। और प्रशासन अगर चाह दे कि बॉर्डर सील कर दें तो दारू बिहार में कैसे मिलेगा सर? इतनी ही बात है। देखिए, शराबबंदी को लेके मेरा मत स्पष्ट है, आपको अच्छा लगे या खराब। शराबबंदी के हम विरोध में हैं। इसलिए विरोध में हैं कि दुनिया में, पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी को लागू करके सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सकता है। ये लागू ही नहीं हो सकता है। दूसरी बात, कई लोग यही बुझाला कि गांधी जी के कायस की नीतीश कुमार यहाँ भ्रम फैला दिए हैं कि गांधी जी ने कहा है शराबबंदी लागू करने के लिए। गांधी जी को जितना हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है, देश भर में इस पे चर्चा भी की है और आपको भी चुनौती दे रहे खुली। अगर आप गांधी को पढ़े समझे हैं तो गांधी जी ने कहीं पर भी अपने जीवन काल में सरकार के द्वारा शराबबंदी की बात नहीं कही है। गांधी जी ने शराब के वजह से होने वाले नुकसान की बात कही और गांधी जी ने ये कहा कि समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि लोग शराब नहीं पिए, लेकिन सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दे, इसके पक्ष में गांधी जी ने ना कभी लिखा है ना कोई वक्तव्य दिया है। और अंतिम बात जो आपने हिसाब दिया, बिहार में 40 करोड़ का नुकसान नहीं हो रहा है। बिहार में हर साल शराबबंदी की वजह से 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है, 20,000 करोड़ रुपया का। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारी और पुलिस के पास। क्योंकि शराब तो घरे घर बेचाते बा, तो शराब का नुकसान भी हो रहा है शराब पीने से। और लोग जो गरीब आदमी है, कहीं शराब के साथ पकड़ा गया तो उसको लाठी मार के उसको अंदर कर दिया। और जिसको पैसा वाला है, जो शराब का धंधा कर रहा है, वो खुलेआम शराब का धंधा कर रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो पैसे का नुकसान है। पूरा प्रशासन अपना काम छोड़ के यही शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी से लूटो, शराबबंदी से छुपाओ, इसमें लगा हुआ है।
और गरीब आदमी इसमें मर रहा है। जिन महिलाओं के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया है, सबसे ज्यादा नुकसान महिला को है। आप किसी भी दलित परिवार की महिला में दलित परिवार बस्ती में जाइए, हम 110 दिन से घूम रहे हैं। रोज आदमी कहता है कि पुलिस आके भैया हमने के पकड़ लेता, ला के थाना में बैठा लेता है दलित परिवार की महिला को, कहता है जो शराब का तुम्हारा धंधा कर रहा है तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा घर का पुरुष, उसको ला के सरेंडर कराओ। जितना ताड़ी का काम करने वाले लोग हैं, हमको पासी समाज की महिलाएं मिलती हैं, वो बता रहे हैं भैया घर में घुस के लोग मारा पीटी कर रहा है। तो ये पुलिस राज बना दिया है शराब के नाम पर, और शराब भी हर घर घर बिक रहा है। पैसे का नुकसान हो रहा है सो अलग, माफिया खड़ा हो गया सो अलग, और अलग अलग तरह के नशा करने का लोगों का तरीका रुआ। यूरिया के शॉर्टेज भइल बा, अरे 20% यूरिया का तो शराब बन रहा है, तो यूरिया का शॉर्टेज नहीं होगा। तो ये पूरा व्यवस्था चरमरा गया है शराबबंदी के नाम पर। जरूरत इस बात की है कि आप इस कानून को हटाइए और लोगों को शिक्षित कीजिए कि वो शराब न पिए। अपना काम छोड़ के आप कानून बना दीजिएगा तो ये रुकने वाला है। अगर रुकने वाला होता तो दूसरे राज्य वाला नहीं कर लेता। जहां पर जिन राज्यों में हम लोग के लड़के जाकर मजदूरी कर रहे हैं वहां शराबबंदी लागू है, वहां पर तो शराब बिक रही है, लेकिन वो राज्य हम लोग से 10 गुना आगे उन्नत है, वहां बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है। बिहार में बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को रोजगार होना चाहिए। तो सब कुछ छोड़ के हम लोग ये शराबबंदी में अटक गए। जाना है बॉम्बे, चढ़ गए हैं कलकत्ता के ट्रेन पर, यही हालत है। और देखिए रोज लोग मर रहा है, लोग रोज मर रहा है। अभी आप छपरा का आप सुने हैं, ये छपरा में तो इसलिए आप सुने कि वहां एक साथ 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन आप नीचे जमीन पर जाइएगा तो हर गांव में हमको लोग मिल रहे हैं जिसका शराब से मृत्यु हुआ है। डर के मारे उसको बताता नहीं है, क्योंकि पुलिस वाला जाके उसको डराता है कि अगर तुम कहोगे कि शराब पीने से हुआ है तो जान रहा है कि वहां थाना सस्पेंड हो जाएगा थानेदार, तो कहता है तुम करोगे तो तुम पर शराबबंदी में केस कर देंगे। तो आदमी, गरीब आदमी सोचता है कि एगो तो हमारा जान सामान गया, साथ में केस भी हो जाएगा, तो डर के मारे बोलता नहीं है। हर पंचायत में, हर गांव में आपको ऐसी घटना मिल जाएगी जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है। हम एकदम इसके विरोध में हैं, वोट मिले या चाहे ना मिले। और कोई साथी सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम यूसुफ अली है, मैं झिरवा पंचायत उसका गांव ब्लॉक से। मैं कहना चाहता हूं सर ये कि हर पंचायत में अब लगभग हाई स्कूल खोला गया है, मगर उसमें टीचर नहीं है। पहले हर इलाके में जो बाजार था या प्रखंड उस लेवल पे थे तो वहाँ टीचर होते थे, मगर जो अभी हर गांव में हाई स्कूल लगभग खोल दिया गया, उसमें टीचर नहीं है। सिर्फ स्कूल में एडमिशन लड़के करा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और एग्जाम में डायरेक्ट आ जा रहे हैं, तो उसका कुछ। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, तो सबके मालूम बा। इसमें कोई नया जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं। नई बात आपको इतना बता सकते हैं कि जो हम लोग अध्ययन करा रहे हैं, जितने शिक्षा के विशेषज्ञ हैं देश विदेश में, बहुत लोगों को हमने सलाह किया है, उनको जोड़े हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था का नया प्लान बनाने के लिए। यहाँ पर जो जमीन पर हम लोग देख रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है खाली कि वहां टीचर खराब है। ये तो लोग कहता है कि भाई सब शिक्षक खराब बनाने से, वो तो एक पहलू है। शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है, तो बात आपने कही कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में आप स्कूल खोल दिए, तो कहीं बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र नहीं है। हम पूरे 112-15 दिन में हमको कोई ऐसा विद्यालय नहीं मिला जहां विद्यालय भी हो, बिल्डिंग भी हो, जहां सही मात्रा में शिक्षक भी हो और सही संख्या में बच्चे भी आते हैं। हम लोग देखिए, खुद हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जिला में 3-4 गो ऐसा स्कूल रहत रहे जहां रहुआ पढ़ लेनी। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए, लंगट सिंह कॉलेज पहुंच गए, एमएस कॉलेज पहुंच गए, सीएम कॉलेज दरभंगा पहुंच गए, तो आपका जीवन में आप कुछ कर पाइएगा। अभी समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। तो हम लोग जो इसकी सोच रख रहे हैं आगे, अभी तो उसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, जब पदयात्रा खत्म होगी तो जारी करेंगे। लेकिन चूंकि आपने ये सुझाव, चूंकि आपने बात उठाई है, तो उसका एक पहलू बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो हम लोग की सोच है जन सुराज की, कि बिहार की आज जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बजट है, करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है शिक्षा पर। अगर इसका 1/3 पैसा, मतलब 15,000 करोड़ रुपया अगर हर साल विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग से खर्चा किया जाए,
तो बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट जैसा एक विद्यालय बना दिया जा सकता है। तो हम लोग की जो ब्लूप्रिंट है, हम लोग की जो सोच है कि बिहार में जो बजट है उसका 1/3 नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में खर्च किया जाए और 2/3 को जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें रखा जाए, ताकि हर प्रखंड में एक विद्यालय हर साल नया बने जो नेतरहाट के स्तर का हो, जो विश्व स्तरीय हो। तो 5 वर्ष में हर प्रखंड में, जो हम लोग की सोच है कि हर प्रखंड में 5 गो ऐसा विद्यालय हो जाए। अगर बिहार के प्रखंड का आप साइज देखिएगा तो हम लोग का जो अध्ययन है कि अगर आप प्रखंड में 5 गो बढ़िया विद्यालय खोल दीजिए तो 5 से 7 किलोमीटर के दूरी में सारा गांव कवर हो जाएगा। तो जो शहर में होता है कि हर जगह आप बस से अपने बच्चे को भेजते हैं, जो वहां पढ़ने जाता है, पढ़ के बस से वापस आता है। तो अगले 5 वर्ष में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हर व्यक्ति के बच्चे को अगर बस की सुविधा बना दी जाए, स्कूल बस की, और प्रखंड में 4 से 5 विद्यालय विश्व स्तरीय खोल दिया जाए, तो हर व्यक्ति का बच्चा, गरीब से गरीब का बच्चा भी बस से वहां जाएगा, पढ़ के वापस आ जाएगा। और ये 5 किलोमीटर रेडियस में, 7 किलोमीटर रेडियस में हो जाएगा, क्योंकि प्रखंड की जो पेरीफेरी है वो 20 किलोमीटर से ज्यादा है नहीं बिहार में। तो स्ट्रेटेजिकली जो अभी व्यवस्था है इसमें 15,000 20,000 करोड़ रुपया हर साल लगाकर बड़े स्तर पर नए विद्यालय बनाने की जरूरत है। नहीं तो अभी जो व्यवस्था है इतना बदतर हो गया है कि इसमें एगो टीचर बहाल करने से, एगो लैब असिस्टेंट डालने से, एगो गाड़ी लगाने से, एगो बाउंड्री बनाने से सुधरने वाला नहीं है। शिक्षा पर एक पूरी ब्लूप्रिंट, पूरा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, उसमें ऐसे 20 बात बताएंगे कि शिक्षा को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन इसको बिल्कुल किया जा सकता है। रवा घर से अगर 5 किलोमीटर दूर बढ़िया स्कूल रही तो अपना लड़का के रवा कंधा पर बैठा के वही ले जाए, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है जहां पढ़ाई नहीं हो रहा, खाली खिचड़ी बटा रहा है। अगर 5 किलोमीटर दूर रहेगा तो लोग ले जाएगा अपना कंधा पर बैठा के, 1 साल मेहनत होगा, 2 साल रहेगा, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल में सब जगह खुल जाएगा स्कूल। अगर 17 साल में नीतीश कुमार ने 500 विद्यालय बनाया होता, जो हम मेथड बता रहे हैं, तो आज 8500 हर पंचायत में इतना बढ़िया शिक्षा बन गया होता है। लेकिन पूरा 8500 को एक के बार बनाने जाइएगा तो कहीं टीचर छीटिएगा, कहीं बिल्डिंग छीटिएगा, कहीं लैब बनाइएगा, तो कभी नहीं बनेगा। तो एक बार धीरज धारण करके 500 या जो बिहार के पास आर्थिक संसाधन है, इसमें 500 से 700 अच्छे विद्यालयों को बनाया और चलाया जा सकता है। बाकी जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। हर साल अगर 5 साल 7 साल हम लोग बनाएंगे तो 5 साल में वो व्यवस्था बन जाएगी कि भारत में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था में बिहार की गणना होने लगेगी। ये किया जा सकता है। ठीक है भैया, तो अगर कोई सवाल नहीं है तब आपसे इजाजत चाहेंगे। पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैं डॉक्टर निकेत कुमार पचपेड़ा पंचायत से हूँ। मेरे पंचायत के मुखिया जी आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हर ब्लॉक में जाइए, जहाँ जाइए करप्शन है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? जाइएगा थाना में, वहां देखिए करप्शन है, इसके लिए क्या देखिए भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुई। बहुत आदमी को ये आदत लग गया है सुनने का कि कोई नेता आएगा जो भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, कोई कानून बना दिया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार ना कानून से खत्म होगा ना किसी व्यक्ति से खत्म होगा। एक से एक ईमानदार व्यक्ति आए हैं, भ्रष्टाचार नहीं सुधरा। सब कानून बना है, उससे भ्रष्टाचार नहीं सुधरा। आप दुनिया में देखिए कि जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में भ्रष्टाचार खत्म किया गया या कम किया गया, वहां इसको कैसे किया गया। दुनिया में सबसे ईमानदार देश स्कैंडिनेवियन यूरोपियन देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। इन देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार है। वहां पर भ्रष्टाचार कैसे कम किया गया? पहली बात, योग्य लोगों को चुनकर राजनीति में लाइए। अगर नेता ही चोर है, जो तिजोरी का मालिक है वही चोर है, तो स्वाभाविक तौर पर भ्रष्टाचार रहेगा। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। मतलब बिहार के सेक्रेटेरिएट में पटना में बैठ के फंड का बंटवारा न हो, उसका बंटवारा नीचे पंचायत के स्तर पर होना चाहिए। पंचायत को यह अधिकार होना चाहिए। पंचायती राज कानून में यह बात कही गई थी कि 1/3 विकास की राशि, बिहार के 1/3 विकास की राशि पंचायतों के माध्यम से खर्च होना चाहिए। तो अब वो पैसा आज खर्चा हो रहा है बीडीओ के माध्यम से, सीओ के माध्यम से,
ज्वाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से, तो वहीं से पीसी काटता है, चोरी करता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया जनप्रतिनिधि भी तो पंचायत में चोर है। वो चोर है, कुछ लोग उसमें चोर हैं, लेकिन वो 5 वर्ष में फिर उसको चुनाव भी फेस करना है। और बिहार का आंकड़ा उठाकर देखिएगा तो नल जल में चोरी भइल तो 96% वार्ड सदस्य चुनाव हारा है और 85% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। तो अगर आप चोरी कीजिएगा तो आज नहीं तो कल जनता हराइए देगी। तो इसलिए जो ये व्यवस्था हम बनाए, तो पहला है सही लोगों का चुनाव हर स्तर पर, दूसरा है सत्ता और संसाधन का बड़े स्तर पर विकेंद्रीकरण, तीसरा है जन भागीदारी। बिहार के लोगों को जानकारी ही नहीं है गांव के स्तर पर कि उनका अधिकार क्या है, उनको कौन स्कीम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सरकार का कोई प्रयास ही नहीं है लोगों को जोड़ने का। ग्राम सभा को खत्म कर दिया। ग्राम सभा का व्यवस्था 2001 में था। आप में से जो लोग देखे होंगे 2001 में जो मुखिया चुनकर आए थे लोग, वो सबसे ईमानदार लोग थे, कम से कम बिहार के नजरिए से। ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ग्राम सभा से निकाल के देता है कि भाई किसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देता है। और जो कर्मचारी 2000 रुपया लेके जिसका फॉरवर्ड किया उसको इंदिरा आवास मिल गया। तो ये तीसरा प्रयास है जन भागीदारी। याद करके रखिएगा, आप यंग लड़के हैं। पहला है सही लोगों का चुनाव, दूसरा है सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण, तीसरा है जन भागीदारी और चौथा है बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जो मान लीजिए कि नल जल योजना बनल बा, रोज पर चर्चा होता कि कितना चोरी होता। जिस नल जल योजना को बनाने में 20 लाख रुपया लगा, अगर सरकार ने 20,000 रुपया उसमें और लगाया होता तो सारा डेटा रियल टाइम बेसिस पर, कब वो पंप ऑन हुआ, कब पंप बंद हुआ, कितना पानी निकला, पटना में बैठे बैठे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते थे। वो किया नहीं, तो अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन नल जल चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। जो दुनिया के जो देश हैं, आप फिनलैंड चलिए, आप स्वीडन चलिए, नॉर्वे चलिए, न्यूजीलैंड में भी बहुत ईमानदारी है। जो ईमानदारी का इंडेक्स है उसमें 10 जो बढ़िया देश हैं दुनिया भर में, उन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश इन 4 चीजों से लगाया है। अच्छे लोगों का चुनाव किया, अपने सत्ता का और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया, जन भागीदारी को बढ़ाया योजनाओं के क्रियान्वयन में, और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग हुआ। इन चारों चीज से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। खत्म कभी नहीं होगा। आप भाषण में मत जाइए, कोई खड़ा होता कहता हम तो भ्रष्टाचार रोक दे, और सबसे ज्यादा वही साला भ्रष्ट है, वो कहने मत जाइए। इस चीज को समझिए। इसी चीज से जो दुनिया में प्रमाण है दूसरे जगह, उसी के आधार को, उसका अगर आधा भी हम लोग बिहार में लागू कर देंगे तो आप देखिएगा स्थिति बिल्कुल बदल सकती है। श्रद्धेय बाबा श्रद्धेय संस्थापक महोदय एवं ये आत्मोत प्रिय बंधुओं, अन्ना हजारे के जो जन लोकपाल विधेयक था, उसका कोई आवाज केजरीवाल ने नहीं उठाया और उतने ही में सीमित करके बस अपना बंद कर दिया। दूसरा, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का जो जयप्रकाश नारायण का आवाज था, जो वो उसको भी इन लोगों ने पैदा हुए, यह भी लोग उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो जो भी ये चीजें हैं, तो ये सब चीजों आंशिक सुधार होता और हम सभी और नेता मानसिक प्रदूषण से ग्रसित हैं, जिसका परिणाम यह सब कुछ सामने दिखाई पड़ता है। इसको कैसे दूर किया जा सके, उसका प्रयास। देखिए, बहुत आदमी सवाल करेला, अन्ना आंदोलन, जेपी आंदोलन। हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं। आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़िएगा, आप तो 2 गो आंदोलन की बात किए, हम 100 गो ऐसा आंदोलन दुनिया भर का आपको बता सकते हैं। क्रांति से, आंदोलन से आज तक किसी भी समाज का भला नहीं हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर अलग हटा दीजिए, तो दुनिया में मानव सभ्यता में जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी क्रांति हुई, उससे सत्ता से आप लोगों को हटा सकते हैं।
नई चीज बना नहीं सकते हैं। क्रांति जो है, आंदोलन जो है, ये तेज हथियार के जैसा है। उससे आप बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन कितना भी तेज हथियार हो, उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। सृजन का एक अपना टाइम है, सृजन का जो समय है उसके लिए पेशेंस चाहिए। पौधे को पेड़ बनने में समय लगता ही है, कितना भी खाद पानी ज्यादा डालिएगा तो जल जाएगा। इसीलिए जिन दो आंदोलनों का आपने हवाला दिया, बहुत लोग ये कहता है कि जब जेपी आंदोलन से बिहार ना सुधरल तो अब आगे कैसे सुधरी। पहली बात कि जेपी आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए नहीं था, उसको अगर आप पढ़ते समझते हैं तो जेपी आंदोलन उस समय जो देश में व्यवस्था थी उसको उखाड़ने के लिए था, उसमें उनको सफलता मिली। और दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन से निकले लोगों ने खराब कर दिया। अरे भाई, जेपी का आंदोलन हुआ 75 में 77 में, और लालू यादव मुख्यमंत्री बने 1990 में। उसके 15 बरस के बाद तो जेपी थोड़ी ना कहे थे कि लालू यादव होंगे मुख्यमंत्री कि नीतीश कुमार होंगे। ये जरूर है कि उस आंदोलन की इतनी ताकत थी, उसकी आंच इतनी थी कि चूंकि वो बिहार में किया गया, तो जो लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे उन्होंने समय काल खंड के हिसाब से अपने लिए एक राजनीतिक भूमिका बना ली। लेकिन इसका दोष आप जेपी पर या जेपी के आंदोलन पर नहीं दे सकते हैं। अन्ना और जन लोकपाल को मैं बहुत सीरियसली, जन लोकपाल को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, लेकिन जेपी के आंदोलन की जहां तक बात है, ये मन भ्रम में मत। बहुत लोग कहता है जब जेपी के आंदोलन से भैया बिगड़ गई, तो वो तो आप कहिएगा देश में सारा खराबी है तो गांधी जी को आंदोलन नहीं करना चाहिए था। गांधी जी थोड़े ना कहे थे कि आप हम देश आजाद हो जाएगा तो आप लूटपाट मचाइएगा। आप लूटपाट मचा रहे हैं तो आपकी ना गलती है कि जो गांधी जी देश आजाद कराए उनका गलती है। जेपी ने जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात की उसमें उनको सफलता मिली। जेपी ने बिहार के व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया है, तो इसलिए उसका गलत समायोजन मत कीजिए, गलत उसको तुलनात्मक अध्ययन मत कीजिए। हो गया भैया, तो अब हमको आप इजाजत दीजिए। आप लोग आप पूछेंगे, पूछिए भैया, दे दीजिए उनको माइक। हम ये पूछना चाहते हैं, अपना परिचय देके पूछ। मेरा नाम चंदन कुमार है। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं सिवान से आया हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बिहार में कितने मुख्यमंत्री आए हैं, कितने मुख्यमंत्री गए हैं, फिर भी बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? और दूसरी बात, बिहार में इंडस्ट्री काहे नहीं लगता है? जो भी नौजवान है वो दूसरे राज्य में क्यों काम करने जाते हैं? बिहार में इतने मुख्यमंत्री आए फिर भी काहे नहीं सुधर रहा है? इसलिए नहीं सुधर रहा है कि बिहार के विकास की अगर आप कहानी देखना समझना चाहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो बिहार किसी मुख्यमंत्री ने, किसी दल ने नहीं बिगाड़ा है। अगर आप बिहार के विकास के आंकड़ों को देखेंगे तो 1965 के बाद, इसको याद रखिएगा, कहीं पेपर में या दैनिक जागरण हिंदुस्तान में पढ़े के ना मिली, 1950 के दशक में बिहार देश के सबसे अच्छे 5-6 राज्यों में था। लेकिन 1965 के बाद बिहार हर साल विकास के किसी न किसी मानक पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहा है। और 1990 आते आते बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बन गया। तो अब अगर आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1967 से 1990 के बीच में हमने के कोई के यादें नहीं थे। हमने के लालू जी 30 एकरा से पीछे आदमी जाना तक सब कांग्रेस रहे। 1967 से 1990 के बीच में बिहार में 23 साल में 25 सरकार बनी, आई और गई। जब पूरे देश में लोग तरक्की कर रहे थे तो इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर चला। कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, कोई 2 महीने के लिए बना, कोई 6 महीने के लिए बना, तो उसमें विकास क्या होगा? विकास हाशिए पर रहा। हर आदमी इसी में लगा हुआ है कि हम अपना कुर्सी कैसे बचाएं। 1990 में यहां राजनीतिक स्थिरता लौटी जब लालू जी मुख्यमंत्री बने। तो लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भाई बिहार के विकास के लिए आर्थिक विकास नहीं चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। ये उनका एजेंडा था। जो बिहार के जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, फिर वही पढ़ने समझने की बात है, उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि लालू जी के राज के शुरुआती 1-2 साल में
जरूर बिहार के जो गरीब समाज का वंचित आदमी था उसको बल मिला, आवाज मिली। लेकिन लालू जी ने अपनी अज्ञानता में या चालाकी में, राजनीतिक चालाकी में, जिन वर्गों को उन्होंने आवाज दिया, उन वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उन वर्गों को उन्होंने भूमि नहीं दिया। बिहार में भूमि सुधार कानून आज तक लागू नहीं हुआ। उन वर्गों को कभी उन्होंने पूंजी की व्यवस्था नहीं कराई, तो उद्योग धंधा लगेगा कैसे? उसके बाद नीतीश कुमार आए हैं, तो नीतीश कुमार ने के दौर को आप दो कालखंड में समझ लीजिए। एक कालखंड जो 2005 से 2012-13 का है, जिसमें बिहार में उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। आपको हमको सुधार होता दिखा भी, इसलिए दिखा कि इतना अंधेरा था कि छोटा दिया भी जलाए तो आपको प्रकाश दिखा। लेकिन 2012 से राजनीतिक अस्थिरता बिहार में फिर वापस आ गई है। तो 2012 से अभी 2022 में हमने को बैठल मानी जा, 10 साल में ये नीतीश कुमार की 6वीं सरकार है। तो जो बात हमने आपको 67 से 90 के लिए बताई, वही चीज यहाँ फिर आ गया है। हर एक साल में एगो नया सरकार, हर एक साल में एक नया सरकार। तो नीतीश कुमार वही हैं, व्यवस्था वही है, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता बदल गई है। प्राथमिकता विकास नहीं के, प्राथमिकता बाकी कैसे सरकार पर बने रहे। इसीलिए बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले 60-70 साल से, चूंकि आप दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सबसे गरीब और पिछड़े हो गए हैं। आपने पूछा कि दूसरा सवाल था कि यहाँ उद्योग क्यों नहीं लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में उद्योग ऐसे नहीं लागत कि या खनिज नहीं खे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। कुछ लोग ये कहता है कि बिहार में उद्योग इसलिए नहीं लग रहा है, नीतीश कुमार कहना शुरू किए हैं कि यहाँ समंदर नहीं है। ये तीनों बात गलत है। आपको हम बता दे रहे हैं कि खनिज संपदा से उद्योगों का सीधा कोई सरोकार नहीं है। अफ्रीका में जिन देशों के पास सबसे ज्यादा खनिज है, वहां कोई उद्योग नहीं है। और यूरोप में चलिए, जहां कोई खनिज नहीं है, वहां सबसे ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं। तो खनिज से इसका सीधा सरोकार कहीं नहीं है, दुनिया भर में कहीं इसका एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि समंदर नहीं है। अच्छा, खनिज को आप समझिए, आपके यहाँ गन्ना का यहाँ मिल था, चीनी मिल, उसका खनिज से क्या लेना देना है? उसके लिए तो गन्ना आपके यहाँ पैदा हो ही रहा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यहाँ समंदर नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लग रहा है। तो आप हमको बताइए, पंजाब में कौन समंदर है? हरियाणा में कौन समंदर है? तेलंगाना में कौन समंदर है? मध्य प्रदेश में कौन समंदर है? अरे भाई, आप अपना काम कर नहीं पा रहे हैं तो कभी समंदर पर दोष दे रहे हैं, कभी खनिज संपदा पर दे रहे हैं। बिहार में पूंजी स्वरोजगार का, उद्योग का नहीं होने के पीछे जो कारण है वो आपको बता रहा हूं। यहां पर पूंजी की अनुपलब्धता, मतलब रोजगार करने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए। गरीब हैं लोग तो पूंजी है नहीं। पूंजी आता कहां से है? पूंजी आता है बैंक से। मतलब बैंक में हम और आप रुपया जमा करते हैं, अब बैंक उसको ऋण के तौर पर वापस आपको देता है ताकि आप कुछ छोटा मोटा रोजगार, धंधा, उद्योग लगा सके। अब बिहार की स्थिति को समझिए, इसकी भी चर्चा आप कहीं बाहर नहीं सुनते होंगे। इस पैमाने को जांचने परखने के लिए एक रेशियो है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंक में कितना रुपया जमा हुआ और कितना रुपया बैंक से लोन के तौर पर लोगों को मिला, स्वरोजगार के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए। तो पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंक में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार की जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। और बैंकों ने कितना ऋण दिया उद्योग धंधों के लिए? 1,64,000 रुपया। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हुआ 40%। मतलब 100 रुपया हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो 40 रुपया बैंक वाला हम लोग को ऋण दे रहा है उद्योग धंधा लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। देश के स्तर पर ये औसत है 70%। और जो जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 90%, 95%, 105%। मतलब अगर केरल में 100 रुपया आदमी बैंक में जमा किया तो बैंक वाला लोन दे रहा है 105 रुपया। तो ये जो बिहार में आप पैसा जमा किए, ये पैसा बैंक से जा रहा है केरल, ये पैसा जा रहा है तमिलनाडु, वहां जो उद्योग लगा रहा है उसको ऋण मिल रहा है। तो और इसका अंदाजा समझिए कितना नुकसान है बिहार को।
1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री भइलन तब से लेके आज तक 2021 तक आरबीआई का रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा। 26 लाख करोड़ रुपया, याद कर लीजिए, हमने के पशुपालन घोटाले देख के घबराइल बनी जा। 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जो बचत का बैंक में जमा है, इस पैसे को दूसरे राज्यों में बैंकों ने जाकर ऋण दे दिया। तो जब 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से चला गया दूसरे राज्य में, तो यहां उद्योग कैसे लगेगा? पूंजी है ही नहीं। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मिला रहता तो कोई गाड़ी चलवाता, कोई रेडीमेड का व्यापार करता, कोई टैक्सी खोलता, कोई सैलून खोलता, कोई उद्योग धंधा लगाता, छोटा मोटा व्यापार करता। बिहार का बजट है 2,37,000 करोड़। अब 25 लाख 26 लाख करोड़ रुपया बैंक में जो हम आप रखे, चला गया तमिलनाडु, चला गया गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जहां पैसा लग रहा है, जहां उद्योग लग रहा है, वहां पैसा वहां जा रहा है, हम लोग पैसा यहां जमा कर रहे हैं। इसीलिए यहां उद्योग नहीं लगता है कि बिहार से चीप लेबर बाहर जा रहा है और जो पैसा हम लोग बचा रहे हैं ये बैंकों के माध्यम से दूसरे जगह जा रहा है। तो बिहार में बचल काफी, तो फिर यहाँ मजदूरें बचा हुआ है, इसीलिए उद्योग नहीं लग रहा है। और आप अपने पूरे कैबिनेट से, जो पूरा यहाँ का बिहार में कैबिनेट है, उसको बुलाइए, अगर आप पूछिए तो कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो उसको अगर पता हो, लिख दे, तो आप जो कहिएगा हम मान लेंगे। उसको पते नहीं है। अभी हमारी सोच नहीं है, ये कानून है, संविधान है। मुख्यमंत्री उस बैठक में जाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं क्योंकि बैंकों को ये मजबूरी है कि उनको जो पैसा लेते हैं उनको उसी राज्य में ऋण देना है। मुख्यमंत्री बैठक में जाते भी हैं, आप जाकर यूट्यूब पर उनका भाषण सुन लीजिएगा। उसमें जाकर बैंकों से कह रहे हैं, कह रहे भैया आप लोग को लोन दीजिए, लेकिन बैंक सुन नहीं रहा है। तो जैसे दूसरा काम नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार को उसका चिंता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ रोजगार नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ लोगों की तरक्की नहीं हो रही है। भाई शिक्षा, गरीबी से कैसे निकलिएगा? गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। आप अपने आप को शिक्षित करके आगे बढ़ सकते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। दूसरा, जिसके पास जमीन है वो जमीन में खेती किसानी करके आगे बढ़ सकता। तो बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है, तो खेती किसानी करके क्या आगे बढ़ेगा? और तीसरा, आप रोजी रोजगार व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आपके पास पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? तीनों दरवाजा तो बंद है। इसीलिए यहां देख रहे हैं आप 30 साल 40 साल से जो आदमी मजदूर था, उसका बेटा मजदूर है, उसका बेटा मजदूर है, वो सुधरने का नामे नहीं ले रहा है। तीनों रास्ता गरीबी से निकलने का बंद कर दिया। तो सब आदमी 5 किलो अनाजे लेके जियो तरण कैसे हूं? जहां रवा चल जाए तो चारे आदमी बात कहते हैं, भैया वृद्धावस्था पेंशन दिवा दी, नाली गली बनवा दीजिए, इंदिरा आवास दिलवा दीजिए, अनाज हमरा के दिवा दी। तो पूरा बिहार को भिखारी बना दिया है। बन गया समता मूलक समाज। सब अशिक्षित हो गया तो बन गया समता मूलक, सब मजदूर हो गया तो बन गया समता मूलक, सब गरीब हो गए तो बन गए समता मूलक। ये दुर्दशा है बिहार का। चलिए अब इसको खत्म कीजिए, ना तो दिन भर चलत रही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।